हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री यानी इंडिया का एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक करने वाले हैं। यानी ये एंशियंट हिस्ट्री का पहला वीडियो है ना। हाँ, जिसमें कि हम लोग पूरे शून्य से ऊपर यानी मॉडर्न हिस्ट्री यानी सारा चीज़ को हम लोग को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, ये मेरा नया चैनल है स्टडी विद जीके, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और नए चैनल है इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइस, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का इतिहास थोड़ा सा अगर मार्क, हाँ, भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास यानी हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए, भारतीय समाज एवं संस्कृति आज जिस स्थिति में है उसके संदर्भ में भारत के अतीत का अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि वर्तमान भारत की जड़ें अतीत से जुड़ी हुई है। अतीत में हुआ विकास ही क्रमिक रूप से चलता हुआ आज के युग तक आ पहुंचा है। ऐसी स्थिति में अपने अतीत को ठीक से समझना आवश्यक है। इतिहास जानने के लिए स्रोतों की जरूरत पड़ती है, जिसके माध्यम से अतीत के बारे में जाना जा सकता है। राइट। प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन से हम यह पता लगा सकेंगे कि वर्तमान स्थिति की जड़ें कहाँ हैं। इससे हम यह भी जान सकेंगे कि भारतीय समाज एवं संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे हुआ था। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। किससे जानेंगे? तो प्राचीन भारत के इतिहास से हम लोग जानेंगे। चलिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, है ना, मतलब कहाँ से रिसोर्स मिला है। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास का पुनर्निर्माण विभिन्न स्रोतों के आधार पर किया जाता है। इन स्रोतों का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। ये है, पहला है साहित्यिक। पहला कौन सा आधार है? साहित्यिक। दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। यानी दो आधार पर जो है एंशियंट हिस्ट्री को बांटा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, चित्रित टाइप से आप लोग को यहाँ पर समझाया गया है, यानी हर एक चीज़, है ना, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से देख लीजिए स्रोत क्या क्या है। तो पहला तो अभी तुरंत हम लोग कर चुके हैं, साहित्यिक। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत मिले हैं। अब साहित्यिक में देखिए क्या क्या सब आता है, तो थोड़ा सा इसको अगर हम छोटा सा कर ले तो देख लीजिए। साहित्यिक में आपको आ जाता है वैदिक ग्रंथ, संस्कृत आता है, पाली, प्राकृत एवं अन्य साहित्य आ जाते हैं, है ना। उसके बाद इसी से विदेशियों द्वारा विवरण भी मिलता है। यानी यहाँ पर दो प्रकार का साहित्य हो गया। एक तो ये वैदिक ग्रंथ से मिलता है, और विदेशी यात्री जो आए यहाँ पर भी वो सब पुस्तक लिखे हैं, उससे भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। उसके बाद है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत क्या सब आता है? तो पुरालेख आता है, सिक्का आता है, स्थापत्य अवशेष आता है, उत्खनन आता है। ये सभी चीज़ें पुरातात्विक स्रोत हैं, जिससे भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग पहले समझेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। ठीक है, साहित्यिक स्रोत, सबसे पहले ब्रह्म साहित्य में क्या क्या आ जाता है? ब्रह्म साहित्य, तो इसमें ऋग्वेद आ जाते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण, पुराण। ये सभी पुस्तकें जो है ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ से भी भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। अब आते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य जैसे विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, और ये तीनों पिटक को अगर मिला देते हैं तो वो हो जाता है त्रिपिटक। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित पुस्तक थे? तो बौद्ध साहित्य थे। महावंश, दीपवंश, ललित विस्तार, दिव्यवादन, बुद्ध चरित, इसके लेखक कौन है? अश्वघोष। बुद्ध चरित पुस्तक के लेखक अश्वघोष। महाविभास के लेखक कौन है? वसुमित्र। जातक, गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक पुस्तक में मिलती है। ये सारी पुस्तक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जैन ग्रंथ, यानी जैन साहित्य कौन कौन बोलते हैं। सबसे पहले जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके अंतर्गत कल्पसूत्र आ जाता है, भगवती सूत्र, अचरांग सूत्र, ये सभी पुस्तकें जैन धर्म से संबंधित है।
क्लियर। अब आते हैं ऐतिहासिक साहित्य स्रोत, यानी ऐतिहासिक साहित्य स्रोत में क्या सब आते हैं। पहला है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कौन है, कल्हण, याद रखेंगे। और इससे जो है जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज रासो, इसके लेखक कौन है, चंद्रबाई है। उसके बाद है हर्षचरित। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त है। कौन है, विशाखा दत्त है। और अर्थशास्त्र आपको पता ही है, जो कि राजनीतिक संबंधित पुस्तक थे, और इसके लेखक कौन है, तो चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी बोला जाता है इसको। ठीक है, चलिए तो फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और थोड़ा सा बुक देख लीजिए, अभिज्ञान शाकुंतलम। इसके लेखक को है कालिदास। उसके बाद स्वप्नवासवादता, इसके लेखक है भास। ये सभी चीज़ें, ये सभी पुस्तकें बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन छपेगा, लेखक और पुस्तक का नाम। चलिए अब राजाओं द्वारा रचित साहित्य, ठीक है। जैसे हाल, हाल जो है ये कौन से वंश के शासक थे, तो सातवाहन वंश के शासक थे हाल। इसके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती। महेंद्र वर्मन पल्लव वंश के शासक थे। मतविलास प्रहसन, मतविलास प्रहसन। हर्षवर्धन, ये इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद है सोमेश्वर। सोमेश्वर चालुक्य वंश से ताल्लुक रखते हैं सोमेश्वर। इसका जो पुस्तक है वो है मानसोल्लास। कौन है, मानसोल्लास। चलिए, आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा ये वीडियो। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, साहित्यिक स्रोत ग्रंथ, प्रमुख तथ्य है ना, इसके बारे में तथ्य। जैसे कल्हण की राजतरंगिणी पुस्तक, जो संस्कृत भाषा, कौन भाषा, संस्कृत भाषा में पहली बार ऐतिहासिकता की झलक इसी ग्रंथ में मिलती है। कल्हण, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावंश एवं दीपवंश बौद्ध ग्रंथ दक्षिणी बौद्ध मत के ग्रंथ थे, है ना। ललित विस्तार, ये भी बौद्ध ग्रंथ ही थे। इसका रचना कौन किया था, तो नेपाल में हुई थी, सॉरी, इसका रचना जो है नेपाल में हुई थी, और इसमें गौतम बुद्ध के जीवनी का पूरा तरह से उल्लेख है। आइए फिर आगे देख लीजिए। पाणिनि ने पहले संस्कृत व्याकरण के पुस्तक अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि ने किया था। इसमें मौर्य काल के सामाजिक जीवन का वृतांत मिलता है, मौर्य वंश के सामाजिक जीवन। ठीक है। पतंजलि बहुत ही महत्वपूर्ण है। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। ठीक है। ऐतिहासिक महत्व के प्रथम ग्रंथ की रचना हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षचरित के रूप में की थी। हर्षचरित पुस्तक के लेखक बाणभट्ट थे, और ये हर्ष के दरबार में रहते थे। आइए फिर आगे देखते हैं। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने लिखी, इसमें क्या चीज़ का खास कर चर्चा है, मौर्यकालीन राज व्यवस्था का चित्रण व्यवस्था है इसमें, अर्थशास्त्र में। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, और देख लीजिए लाइन बाय लाइन हम लोग करने वाले हैं। वाकपति ने कन्नौज के राजा यशोवर्मन पर आधारित गौरवह नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक, गौरवह, वाकपति ने लिखी थी। किस पर आधारित थी ये, राजा यशोवर्मन। ठीक है। विभिन्न राजाओं के जीवन पर आधारित कुछ अन्य रचनाएं हैं, जैसे हेमचंद्र का कुमारपाल चरित्र, न्यायचंद का अमीर काव्य, न्यायचंद का अमीर काव्य, पद्मगुप्त का नवशशांक चरित्र, नवशशांक चरित्र पद्मगुप्त का था। चलिए फिर आगे देखते हैं। विल्लाल, विल्लाल का भोज प्रबंधन, ये सभी अलग अलग लेखक और पुस्तक का नाम है। तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरितों में से नंदी कल्लम बक्कम पल्लव वंश शासक नंदीवर्मन तृतीय की प्रशस्ति है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए फिर आगे देखते हैं। विदेशियों का विवरण, विदेशियों का विवरण, जैसे पहले यूनानी लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं, जैसे हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिस्टोरिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो हेरोडोटस ने लिखी थी।
आइए फिर मेगास्थनीज के बारे में देखते हैं। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और इंडिका पुस्तक की रचना कर दी। यह मूल रूप से अप्राय है, लेकिन इसके उद्धरण अनेक प्रयात लेखकों की रचना में आए हुए हैं। आइए फिर आगे देखते हैं अज्ञात लेखक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अज्ञात लेखक के बारे में, यह अज्ञात यूनानी लेखक ने ईस्वी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्राकृतिक स्थिति और व्यापार पर प्रकाश अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, लाल सागर का विवरण में दिया गया है। यानी इसके लेखक का नाम अभी तक जानकारी में नहीं आया है, तो याद रखिएगा पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखा, तो अननोन व्यक्ति थे, गुमनाम थे। चलिए टॉलमी के बारे में देखते हैं। टॉलमी की जियोग्राफी 150 ईस्वी के आसपास ये प्राचीन भारतीय भूगोल एवं वाणिज्य की जानकारी देती है। तो जियोग्राफी जो है ये इसके लेखक कौन थे, टॉलमी थे, राइट। अब आते हैं एस्ट्रेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। फिर आइए रोमन लेखक के बारे में हम लोग देखते हैं, जैसे प्लानी की नेचुरल हिस्टोरिका भारत और इटली के बीच होने वाली व्यापारिक संबंधों की जानकारी देती है। प्लानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए फिर आगे देखते हैं चीनी विवरण। चीनी पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने आते थे। इसी क्रम में एक चीनी यात्री आते हैं जिसका नाम होता है फाहियान। उसका नाम क्या है, फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये गुप्त शासक थे द्वितीय। इसके शासनकाल में भारत आया था, लगभग 5वीं सदी के प्रारंभ में। उसने फोको की पुस्तक की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। आइए फिर आगे देखते हैं दूसरा चीनी यात्री कौन थे, वेनसांग थे। इसको युआन च्वांग भी बोला जाता है। यह हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी में भारत आया और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी सीयू की, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। वाट्स के अनुसार वह भारत को इंटू नाम देता था। वह भारत को इंटू यानी अर्धचंद्राकार नाम देता था। कौन देता था, वाट्स। चलिए वेनसांग, चलिए आगे देखते हैं। वेनसांग के मित्र हुई ली ने वेनसांग की जीवनी लिखी थी। हुई ली ने इसकी जीवनी को लिखी थी। इसने हर्षकालीन राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति रिवाज एवं समाज का विवरण किया था। चलिए आते हैं इत्सिंग के बारे में देखते हैं। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी में भारत आया और नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रम विश्वविद्यालय में मतलब ये जो है ना, ये 7वीं में भारत आया था और नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। चलिए अब आते हैं अरबी लेखक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अरबी लेखक तो पहला है सुलेमान। वह 9वीं शताब्दी में भारत आया और पाल और प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा था, याद रखिएगा। अब आते हैं अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। ने तहकीक ए हिंद यानी किताब उल हिंद की रचना की, जिसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। इन लेखकों के अतिरिक्त तिब्बती बौद्ध लेखक तारानाथ 12वीं शताब्दी के ग्रंथ कंग्यूर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंग्यूर एवं तंग्यूर पुस्तक के लेखक कौन थे, तारानाथ थे। भारतीय इतिहास की कुछ जानकारी यहाँ से भी प्राप्त होती है। क्लियर हो गया। चलिए फिर आगे देखते हैं पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तियाँ, चित्रकला, भौतिक अवशेष, मृद भांड, आभूषण आदि पाए जाते हैं। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व शास्त्र के पिता भी कहा जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए आगे देखिए, कुछ शब्द है उसका मीनिंग होता है स्पेशल, जैसे अभिलेख, जो लेख मुहर, प्रशस्तर स्तंभ, स्तूप, चट्टान, ताम्रपत्र पर मिलते हैं उन्हें अभिलेख कहा जाता है। एपिग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आगे देखते हैं पेलियोग्राफी
अभिलेख तथा दूसरे प्राचीन दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपिशास्त्र पैलियोग्राफी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में। न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र यानी न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। क्लियर। चलिए तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। आगे जो है मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप लोग सबसे पहले बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।